हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यू असाइनमेंट 2, जिसको मैंने टॉपिक के हिसाब से 2.1, 2.2 और 2.3 में बांट दिया है। तो सबसे पहले है 2.1 जो कि टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार पर बेस्ड है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चलते हुए कार के पहिए की गति होती है। द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ मूविंग कार इज ए घूर्णन यानी रोटेशन, सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, सी दोलन यानी कि ऑसिलेशन, डी ए एंड बी। तो अगर आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप पॉज करके टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद बना सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोलते ही उसका सॉल्यूशन बताना शुरू कर दूंगा। तो जब एक कार चलती है तो उसका पहिया अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है यानी घूर्णन करता है। जब कोई वस्तु अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन, इंग्लिश में रोटेशन। तो रोटेशन तो पहिए में होता ही है, साथ में कार एक ही जगह पे तो रहती नहीं, कार आगे भी बढ़ती है, तो उसमें सरल रेखीय गति भी है, सरल रेखीय गति भी और साथ में घूर्णन भी है, यानी ए भी है और बी भी है, रोटेशन एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु गति करती है तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल लोलक की गति होती है। द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ए आवर्त गति यानी कि पीरियडिक मोशन, बी दोलन यानी कि ऑसिलेशन, सी सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, डी यादृच्छिक गति यानी कि रैंडम मोशन, और ई ए एवं बी यानी कि आवर्त गति और दोलन दोनों। तो जो सरल लोलक होता है, पेंडुलम होता है, वो अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे दोलन करता है, ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो ये दोलन गति हुई, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है जो कि एक दोलन पूरा करने में 2 सेकंड लेता है, तो अगला दोलन भी 2 सेकंड में पूरा करेगा और उसका अगला दोलन भी 2 ही सेकंड में पूरा करेगा। तो इसका जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स्ड है, इसलिए ये आवर्त गति भी है। तो दोलन भी है और आवर्त गति भी है, ठीक है। तो ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं आवर्ती दोलन, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियडिक ऑसिलेशन। तो आंसर जो है वो ई है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठोस पदार्थ के कणों की गति होती है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड मटीरियल या सब्सटेंस इज ए यादृच्छिक यानी कि रैंडम मोशन, बी आवर्ती दोलन यानी कि पीरियडिक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो अभी मैंने बताया था, सी सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, डी सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ठोस पदार्थ के कण हैं वो देखने से तो पता नहीं चलता होगा, जैसे कि मेरा बोर्ड, आपको इसके कण जो है वो वाइब्रेट करते हुए दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिससे आप इसके अणु परमाणु देख सकें, तो इसके जो अणु होंगे वो अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, और सिर्फ वाइब्रेट ही नहीं करते हैं बल्कि पीरियोडिकली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, मतलब आवर्ती दोलन करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ पेंडुलम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी आवर्ती दोलन यानी पीरियडिक ऑसिलेशन। फिर कोल्हू के बैल की गति है दोलन, वृत्तीय गति, घूर्णन, बी एवं सी। कोल्हू का बैल, इसको क्या बोलते हैं? कोल्हू के बैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो भी कहते हो आप समझ गए होंगे। उसकी गति कौन सी गति है? दोलन यानी कि ऑसिलेशन, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, घूर्णन, घूर्णन को रोटेशन बोलते हैं, डी बी एवं सी। तो ये है कोल्हू का बैल, ये है कोल्हू, कोल्हू में जोता गया है बैल, इसको आप ऊपर से देख रहे हैं, बैल कैसा दिखता है, ये ऊपर से दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे कोल्हू का एक्सिस है और बैल गोल गोल घूमता है, तो इस गति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वृत्तीय गति बोल सकते हैं, इसको परिक्रमण भी बोल सकते हैं, क्योंकि मूव कौन कर रहा है? बैल, और एक्सिस किधर है? एक्सिस यहाँ पर है, तो इसको कहते हैं वृत्तीय गति या फिर परिक्रमण। घूर्णन यानी कि रोटेशन किसको कहते हैं? तो रोटेशन तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, अपनी ही एक्सिस, अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमे, जैसे कि लट्टू अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, तो इसको घूर्णन बोलते हैं। और क्या एग्जाम्पल है? पंखा, पंखा भी अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, ये हो गया एक्सिस पंखे का, और पंखा घूमता है अपने एक्सिस के चारों तरफ। फिर पृथ्वी भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, 24 घंटे में एक घूर्णन, एक रोटेशन पूरा करती है, तो इसको कहते हैं घूर्णन गति। इसके अलावा और भी यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन भी होती है, जैसे कि कोई वस्तु है
जो इधर उधर बिना किसी डायरेक्शन के किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहा है, इसको कहते हैं यादृच्छिक गति। तो गैसों के अणुओं की जो गति होती है, गैसों के पार्टिकल्स की जो गति होती है वो रैंडम होती है, यादृच्छिक गति होती है। फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल की जो गति होती है वो भी यादृच्छिक गति होती है। मूविंग ऑन टू 2.2, जिसमें कि यह दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, संतोष 350 मीटर त्रिज्या की दीर्घ वृत्ताकार दो अर्धवृत्ताकार सड़कों से होकर स्कूल पहुंचता है। तो संतोष reaches to school from his home, that is from A to B, going through two semicircular roads of radius 350 मीटर। ठीक है, तो पहला क्या निकालना है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि विस्थापन। तो शुरू करते हैं पहला वाला। तो जैसे कि ऐसा कुछ है, रोड ये है, देखिए ये रोड है, रेडियस जिसका कितना है 350 मीटर, ये रेडियस है। डायमीटर क्या होता है, उसका डबल होता है, यानी कि 700 मीटर हो गया। और इस तरह से यहाँ पर दो अर्धवृत्त हैं, एक अर्धवृत्त ये, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, और दूसरा सेमी सर्कल ये। तो इसका भी व्यास यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 350 350 700। तो इस तरह से ये उसका घर ए और ये उसका स्कूल बी। कैसा स्कूल है ये, ओके। तो जाता कैसे है, ऐसे रास्ता ये है, रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन दूरी नहीं पूछा, विस्थापन पूछा यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी इनिशियल पोजीशन और अंतिम स्थिति यानी फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को, यानी ए इनिशियल पोजीशन बी फाइनल पोजीशन के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस होगा उसको विस्थापन बोलेंगे। तो ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी कौन होगी, ए बी स्ट्रेट लाइन। तो ए बी स्ट्रेट लाइन जो है वही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन कितना हो गया 350 350 350 350 मिला करके 1400 मीटर, यानी कि 1.4 किलोमीटर। ऑप्शन सी आंसर। सेकंड है, इस यात्रा में 10 मिनट का समय लगता हो तो संतोष की औसत चाल क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए कि चाल यानी स्पीड किसको कहते हैं और दूरी यानी कि डिस्टेंस किसको कहते हैं। तो दूरी अभी मैंने बताया कि वस्तु जिस रास्ते से होकर के जाती है, जिस पाथ से होकर जाती है, उस रास्ते की लंबाई को दूरी यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। तो ये कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो दो अर्धवृत्त को मिला के एक कंप्लीट वृत्त बन जाएगा, है कि नहीं। दो अर्धवृत्त यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, रोड है। तो दोनों को मिला के एक कंप्लीट वृत्त में बन जाएगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, इसका 350 और इसका भी 350। तो इस रास्ते की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो अर्धवृत्ताकार चाप है और ये अर्धवृत्ताकार चाप है, दोनों को मिला के एक वृत्त बन रहा है, उस वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो उससे क्या निकल जाएगी, दूरी। और चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो अर्धवृत्त को मिलाकर एक वृत्त मिल रहा है, उसकी परिधि निकाल लेंगे। परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। आर कितना है 350 मीटर, राइट। तो परिधि हो गई 2200 मीटर, यानी कि संतोष कितना डिस्टेंस चल रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, 2200 मीटर। अब क्या करेंगे, चाल यानी कि स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर दूरी तय की गई कुल दूरी बटा लगा समय। तो ऑप्शंस किस यूनिट में है, किलोमीटर पर आवर में भी है, मीटर पर सेकंड में भी है, ओके। समय कितना लग रहा है 10 मिनट। तो एक काम करते हैं, दूरी को किलोमीटर और समय को घंटे में बदल लेते हैं। तो दूरी है 2200 मीटर, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। और जो समय है आपका 10 मिनट, उसको 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, चाल, ये दूरी है, ये समय है। यहाँ पर मीटर में था, किलोमीटर में बदल लिए, समय मिनट में था, उसको आवर में बदल दिए। तो हमारा स्पीड जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। कितना आएगा 1/6, ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा। 2.2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 13.2 आई थिंक, यस, किलोमीटर प्रति घंटा। यह है संतोष की औसत चाल। अगर औसत वेग पूछा होता तो आप क्या करते, जो विस्थापन था ना, विस्थापन कितना है इसका 1400 मीटर यानी 1.4 किलोमीटर, उसको समय से भाग दे देते। कुल विस्थापन बटा समय वेग होता है। तो ये जो क्वेश्चंस थे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थे, इतना इजी क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछता है। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो पूछा जा सकता है। एक बच्चा एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दीवार पर मारता है और गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से टकरा कर वापस आती है। गेंद की औसत चाल क्या होगी। तो अगर मैं इंग्लिश में रिपीट कर दूं तो देयर इज अ बॉय, ठीक है, ही हिट्स अ बॉल टू अ वॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड
and the ball bounces back with a velocity of 20 meter per second, what will be the average velocity of the ball? तो ऑप्शंस 25 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो होता क्या है, ये बच्चा है, बच्चे ने बॉल फेंकी, बॉल दीवार से टकराई और फिर वापस आई। तो देखिए टोटल दूरी क्या है, ये दूरी प्लस ये दूरी, ठीक है। तो ये जो जर्नी है बॉल की वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक दीवार से टकराना और एक वापस आना, दोनों दूरियां बराबर है। तो ऐसा होता है कि जब कोई वस्तु आधी दूरी v चाल से और शेष बाकी की आधी दूरी u चाल से तय करे, या मैं उल्टा लिख रहा हूँ, खैर कोई फर्क पड़ता नहीं है, आधी दूरी u चाल से और शेष आधी दूरी v चाल से तय करे, है ना, तो उस वस्तु की औसत चाल होती है 2uv बाई u प्लस v। ये फॉर्मूला होता है कि वस्तु आधी दूरी u चाल से और शेष आधी दूरी v चाल से तय करे तो उसकी औसत चाल इज इक्वल टू 2uv बाई u प्लस v। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जाते समय कितना स्पीड है 30, आते समय कितनी है स्पीड 20, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड करके कितना हुआ 50। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 24 मीटर प्रति सेकंड इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन समान हो तो वस्तु की गति होगी। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट इज आर इक्वल, देन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग। तो वृत्तीय यानी कि सर्कुलर, दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्टिकल, सरल रेखीय रेक्टिलिनियर और यादृच्छिक यानी कि रैंडम। तो ऐसा है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है इस तरह से, तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया, तो ये इस रास्ते की लंबाई हो गई डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का लीस्ट यानी सबसे कम दूरी। तो कोई भी अगर आप दो पॉइंट ले लेते हैं और उसके बीच आपको मान लीजिए ये आपका घर, ये आपके पड़ोसी का घर, आपको पड़ोसी के घर जाना है, तो सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन होगा, जो सीधा होगा, क्योंकि जो मुड़ेगा वो थोड़ा लंबा होगा, राइट। सबसे शॉर्टकट तो सीधा वाला ही होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, सबसे कम दूरी कौन होगी, स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। तो यहाँ हो क्या रहा है, वस्तु जो रास्ता फॉलो कर रही है वो खुद स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन दोनों एक ही हो गए, और इस तरह से जब स्ट्रेट लाइन में वस्तु चलती है तो वेग और चाल भी बराबर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सरल रेखीय यानी रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वस्तु रेखा के अनुदिश से चल रही है लेकिन ऐसे वक्र रेखा है, कर्व लाइन है, तो उसको बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन, वक्र रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने वेग कितना लिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपको पता है प्रकाश का वेग है निर्वात में, है ना। वैक्यूम में लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलती है, तो त्वरण कितना होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। यहाँ वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो कांस्टेंट है। ये आप कैसे जाने, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से वो लगातार चल रही है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो है वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वो जीरो हो जाएगा। तो जब ऊपर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो ये पूरा वैल्यू कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि अगर वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, नियत वेग से चले, तो उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। तो किसी भी वेग से चले, अगर कांस्टेंट वेग से चल रही है, वेग नहीं बदल रहा है, तो त्वरण जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, किसी दिए गए क्षण में वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जब वस्तु मान लीजिए बहुत लंबी दूरी तय कर रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि बीच बीच में वेलोसिटी चेंज हो। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चलती है, राइट। तो हर जगह स्पीड तो सेम नहीं होगा, कोई बुलेट तो है नहीं कि बंदूक से चली और सेम स्पीड से अपने टारगेट तक पहुंच गई, है कि नहीं। तो इसका स्पीड तो हर जगह पे चेंज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये इस दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेस की स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि हर जगह पे तो अलग अलग है, कोई फिक्स तो है नहीं। तब आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी बताएंगे, औसत वेग बताएंगे। कैसे निकालेंगे, कुल विस्थापन निकाल लेंगे और उसको समय से, कुल समय से भाग दे देंगे, ठीक है। ये होता है औसत वेग। लेकिन हर एक पॉइंट पे, किसी दिए गए मोमेंट पे, मान लीजिए जब ट्रेन आपके सामने से गुजरी, उस समय उसका वेलोसिटी कितना है, उसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग या फिर तात्क्षणिक चाल को मापता है, तो वो होता है आपकी गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर।
स्पीडोमीटर क्या बताता है कि आपकी गाड़ी अभी किस स्पीड से चल रही है। तुरंत आप स्पीड बढ़ाएंगे तो कांटा बढ़ जाएगा, स्पीड घटाएंगे तो रीडिंग कम हो जाएगी, है ना। तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपके तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। तो स्पीडोमीटर ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबीश और रवीश एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 15 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ते हैं। वे दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर मेरे क्वेश्चन को रीड करने की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद पढ़ लें। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तबीश एंड रवीश स्टैंडिंग 100 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रन एट ईच अदर विथ स्पीड्स 50 meter per second and 10 meter per second respectively. After how much time they will meet each other. ठीक है, तो कहने का मतलब दो लोग हैं, ये रवीश कुमार या जो भी हों और ये हैं तबीश खैर, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। इनकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, इनकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और बीच की दूरी कितनी है 100। देखिए ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट हो, दो पिंड हो, दो लोग हो, जो भी हो, एक ही तरफ चलें, दोनों एक तरफ चलें और एक की स्पीड ज़्यादा हो एक की स्पीड कम हो, तो ऐसे में सापेक्षिक वेग आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन होता है, इसमें ये दौड़ रहे होते 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दाईं तरफ और ये भी दौड़ रहे होते दाहिनी तरफ ही लेकिन 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, तो इनके सापेक्ष यानी ए के सापेक्ष बी की स्पीड होती 15 - 10 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब एक ही दिशा में दौड़ते हो तो सापेक्षिक स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं, और जब दोनों एक आमने सामने दौड़ रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो वहां पे सापेक्षिक वेग या चाल निकालने के लिए दोनों के वेग को ऐड कर दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच का सापेक्षिक वेग कितना होगा, 15 + 10, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका सापेक्षिक वेग हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इनका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 15 + 10 25 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, आपस में इनकी दूरी कितनी है 100। तो यही दूरी इन लोगों को कवर करनी है, राइट। तो लगा समय क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस यानी सापेक्षिक दूरी और बटे सापेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस है 100 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 10 + 15 25, तो टाइम लगेगा 4 सेकेंड, जो कि है ऑप्शन। तो बहुत कम टाइम लगा ना, 100 मीटर सिर्फ 4 सेकंड में, क्योंकि इधर से ये भी दौड़ रहे हैं, इधर से ये भी दौड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और बगल वाले ट्रैक में कोई ट्रेन सामने से आ रही हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए इधर से ये ट्रेन, आपकी ट्रेन जा रही है 130 के स्पीड से और सामने वाली ट्रेन आ रही है 120 के स्पीड से, तो आपके सापेक्ष सामने वाली ट्रेन की गति हो जाएगी 120 + 130 यानी कि 250 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रेन है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको पास करी, तो इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मोशन इज रिलेटिव, गति जो है वो सापेक्षिक होती है। यहीं पर एक आदमी बीच में खड़ा है तो उसको ये ट्रेन 120 लगेगी, आपकी ट्रेन 130 लगेगी, लेकिन आपको बगल वाली ट्रेन 250 के स्पीड से चलती हुई मालूम होगी। नेक्स्ट है, दूरी समय ग्राफ का ढाल बताता है, दूरी समय चाल त्वरण। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अबाउट, क्या बताता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी दूरी समय ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप है वो बताता है दूरी तय की जाने की दर, यानी कि द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस यानी कि चाल। ठीक है, और भी याद कर लीजिए कि विस्थापन समय ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ढाल है, स्लोप है, वो वेग बताता है। तो आंसर इज सी। फिर चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, तो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है चाल गुने समय यानी कि दूरी। विस्थापन समय ग्राफ, वेलोसिटी समय टाइम ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ क्या बताएगा, वेग गुने समय। वेग गुने समय क्या होता है, विस्थापन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस। उसके बाद वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है, तो सीधा सीधी याद रखिए कि किसी भी ग्राफ का जो ढाल है, स्लोप है, वो उस राशि के परिवर्तन की दर बताता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा,
समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग समय ग्राफ का ढाल यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लेते हैं, असाइनमेंट में नहीं है लेकिन मैं खुद पूछ लेता हूँ आपसे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। कौन सा है वेग समय ग्राफ? ये, ठीक है। तो पूछ रहा है कि P बिंदु पर यानी यहाँ पर वस्तु का त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है? वेग समय ग्राफ के ढाल, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, स्लोप है, वो त्वरण बताता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ढाल यानी स्लोप का मतलब नहीं पता होगा। तो स्लोप मैं समझा रहा हूँ कि जैसे इस बिंदु पर आपको स्लोप पता करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? एक टेंजेंट खींचिए। तो टेंजेंट देखिए ऑलरेडी खींचा हुआ है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? ऐसी रेखा जो एक वक्र को एक ही बिंदु पर टच करे। तो आप इसको ऐसे लंबा कीजिएगा तो कितने बिंदु पर टच करेगा? एक ही बिंदु पर। तो ये हो गई स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु पे एक स्लोप खींच लिया। अब एक्स एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल बनाएगा? ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल होगा ये भी उतना ही होगा। तो यहाँ 60 डिग्री लिखें चाहे यहाँ 60 डिग्री लिखें, एक ही बात है। तो यही हो गया आपका इंक्लिनेशन, इसको बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल के टैन को, ठीक है, स्लोप यानी कि ढाल कहते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री यहाँ पे स्लोप यानी कि ढाल हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो यहाँ पर ढाल कितना है? √3 है। और वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो यहाँ पे स्लोप √3 है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सिर्फ समझने के लिए था ताकि आप स्लोप समझ जाएं। किसी ग्राफ के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, उस एंगल के tan को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि मॉड्यूल 2.3 का है। मॉड्यूल 2.3 में जो क्वेश्चंस है वो गति के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन के हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होते हैं। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, और t क्या है? लगा हुआ समय, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने से उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है, तो उसे रोकने में लगा समय क्या होगा? इंग्लिश में हो जाएगा, एक कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ऑन अप्लाइंग ब्रेक, इट प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार, सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू स्टॉप द कार? तो जब मैंने जैसे कि अभी बताया था कि जब वस्तु की वेलोसिटी यानी कि वेग नियत रहे, चेंज नहीं हो, तो उसका त्वरण 0 होता है। तो इसके अलावा अगर जो वेलोसिटी है, वेग है, वो बढ़े, ठीक है, वेग बढ़ते जाए, वेलोसिटी बढ़ती जाए, तो त्वरण पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी धीरे धीरे विथ टाइम घटती जाए तो त्वरण नेगेटिव होता है। और इस तरह के नेगेटिव त्वरण को रिटार्डेशन, हिंदी में मंदन बोलते हैं। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है? ऑफ कोर्स रिटार्डेशन होता है। वेलोसिटी कम करने के लिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं। अगर ब्रेक लगाने से और स्पीड बढ़ते जाए तो क्या होगा? तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है 20। फाइनली कार रुक जाती है, ठीक है, फाइनली कार रुक जाती है, तो अंतिम वेग v कितना हो गया? 0 हो गया। और रिटार्डेशन कितना है? रिटार्डेशन को आप एक्सेलरेशन यानी त्वरण के रूप में लिखेंगे तो -10 लिखेंगे। -10 किस लिए? क्योंकि मंदन है, इसलिए। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि त्वरण -10 है, लेकिन मंदन बोलेंगे तो मंदन बोलेंगे कि 10 है। रिटार्डेशन 10 और एक्सेलरेशन -10। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो यहाँ पर मंदन है इसलिए लिख देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस पहले ही लगा दिए तो a में वैल्यू -10 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि माइनस पहले ही ऑलरेडी लगा दिया, फॉर्मूले में ही माइनस लगा दिए, तो a का वैल्यू -10 नहीं 10 पुट होगा। ओके, और v कितना है? अभी बताया था 0 होगा, क्योंकि कार रुक जाती है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 0, यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यू स्क्वायर इधर चला आएगा और फिर 2a नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। आप एज अ फॉर्मूला इसको याद भी रख सकते हैं कि एक कार अगर u वेग से चल रही हो और उसमें a मंदन हो, तो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो यू स्क्वायर बाय 2a होगा, यू स्क्वायर बाय 2a। तो ये फॉर्मूला आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। अभी हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? v इज इक्वल टू u माइनस 80, राइट। v 0 है, u 20 है, माइनस
ए कितना है, ए 10 है और इंटू टी, टी कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर आ गया तो 10t हो गया, राइट, और 10t है तो 10 नीचे आ जाएगा, तो 20/10 यानी कि 2 सेकेंड। तो ब्रेक गाड़ी के रुकने में टाइम कितना लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास डिस्क ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी को रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए जब आप देखे होंगे बड़ी गाड़ियों में, बस ट्रक में पीछे एक साइन बोर्ड लगा रहता है कि कृपया दूरी बनाए रखें, ताकि अगर अचानक से ब्रेक लगाना हो तो आपके पास सफिशिएंट डिस्टेंस हो, नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत नज़दीक आके ब्रेक लगाएंगे तो आप ठोक ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 1, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ब्रेक लगाने के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, है ना। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो डिस्टेंस कार कितना ट्रैवल करेगी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस कितना हो जाता है, एस इज इक्वल टू u²/2a, u²/2a, तो u² हो गया 400 और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो 10 है ना, ओके एक्सेलरेशन है, एक्चुअली रिटार्डेशन यानी कि मंदन 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 to the 20, कितना आ जाएगा आंसर 20, तो 20 मीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी है भाई। कार में आप ब्रेक लगाएं और 20 मीटर बाद जाके रुके तो लग रहा है कि ब्रेक फेल ही हो गया है। ओके खैर जो भी हो, आंसर इज 20 मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकिंग के दौरान कार का औसत वेग क्या रहा, औसत वेग क्या रहा। तो औसत वेग कैसे निकालते हैं, तय की गई कुल दूरी और बटा लगा समय। तय की गई दूरी अभी हमने निकाला कितना 20 मीटर, और लगा समय भी क्वेश्चन नंबर 1 में कितना निकाले थे हम लोग 2 सेकेंड, राइट। तो टोटल दूरी 20 मीटर और समय 2 सेकेंड, तो औसत वेग हो जाएगा 20/2 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में वस्तु चल रही है, कार स्ट्रेट में लाइन में चल रही है, इसलिए दूरी और वेग दूरी और विस्थापन बराबर है, राइट। तो आप डिस्टेंस बोलें डिस्प्लेसमेंट बोलें, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपको इतना आसान इसलिए लगा क्योंकि आपने दूरी पहले ही निकाल रखी थी, समय भी पहले निकला हुआ था, तो बड़ी आसानी से डिवाइड करके आंसर आ गया। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो आप दूरी भी निकालेंगे, टाइम भी निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि वस्तु u वेग से चल रही हो और एक u वेग से चल रही हो और कांस्टेंट नियत त्वरण से बढ़ते हुए उसका वेग v हो जाए, ठीक है, एक नियत त्वरण से उसका वेग बढ़ते हुए v हो जाए, तो इस यात्रा के दौरान उसका जो औसत वेग है वो होता है u + v/2। तो कार शुरू में कितनी स्पीड से चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, और फिर उसका वेग कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, तो इसका औसत वेग कितना हो जाएगा 20 + 0/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, वही जो पहले आंसर आया था। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है जो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि यदि कार का आरंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं होकर के इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड नहीं होकर के 40 मीटर पर सेकंड होता तो कार कितनी दूरी पर रुकती। तो हम लोग इसको कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वापस से उसी फॉर्मूला पे पुट कीजिए कि s = u²/2a पुट करके निकालिए कितना आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या करना है कि कम से कम पेन पेंसिल का यूज़ करना है, कम से कम टाइम का यूज़ करना है। तो आप इस तरह से बनाएंगे कि ये जो दूरी है वो u² का समानुपाती है, राइट। तो आप u को यहाँ पर क्या कर रहे हैं 20 से 40 करें यानी कि डबल हो रहा है, तो दूरी कितना हो जाएगी, डबल का स्क्वायर 4 गुना, तो दूरी 4 गुना हो जाएगी। पहले कितना था 20 मीटर था ना, हाँ, तो अब कितना हो जाएगी 20 को 4 से गुना कर दीजिए, 4 गुना हो जाएगी 80 मीटर। यानी ये कार जो है अगर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और आप ब्रेक लगाते हैं तो ये 80 मीटर दूर जाकर रुकेगी। ऐसा ब्रेक ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो गति के समीकरण हैं उसको आपको शायद पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के अधीन गिरती या ऊपर जाती वस्तु के लिए भी गति के समीकरण का उपयोग होता है। तो क्या है कि जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती है या ऊपर जाती है तो उसमें एक निश्चित त्वरण या मंदन होता है। आप एक हाथी को छत से गिरा दें या एक पत्थर को छत से गिरा दें, दोनों का त्वरण सेम होगा, या आप एक पत्थर को ऊपर फेंके या हाथी को ऊपर फेंके, दोनों का मंदन सेम होगा, ठीक है। कितना होगा g = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन होगा उस ऑब्जेक्ट में, जो डिपेंड करेगा वस्तु ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर वस्तु नीचे आ रही है तो उसका वेग बढ़ेगा, एक्सेलरेशन होगा, और अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने पर क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, तो वहाँ पे रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा, राइट। तो ये आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ऊपर जाती वस्तु के लिए और
3 है नीचे गिरती वस्तु के लिए, ऊपर जाती वस्तु के लिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस इसलिए है क्योंकि ऊपर जाती वस्तु के लिए मंदन होता है, उसकी वेलोसिटी घटते जाती है। h क्या है? वस्तु द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई। जब आप उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई h है। ठीक है, दूरी को ऊंचाई से रिप्लेस कर दिया और h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे गिरती वस्तु के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, त्वरण के जगह g हो गया और फिर चूंकि वस्तु नीचे गिर रही है, जैसे यहाँ से फेंका नीचे गिर रही है, तो ये जो उसने दूरी तय की गई है उसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे गिरती वस्तु का वेग जो है वो बढ़ता जाता है, इसलिए त्वरण पॉजिटिव है तो मैंने प्लस लिखा है। तो चलिए वो क्वेश्चन बनाते हैं। यदि h ऊंचाई से छोड़ने पर एक गेंद 30 समय में पृथ्वी पर पहुंचती है तो t/2 सेकंड में पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर गेंद थी? इफ ए बॉल thrown from height h reaches to the ground at time t, then what is the height of the ball from the ground at time t/2? तो एक गेंद है h हाइट से उसे छोड़ा जाता है, तो फेंका नहीं जा रहा है, छोड़ा जा रहा है जस्ट, राइट। तो जब छोड़ रहे हैं आप तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम 0 है, फिर जैसे आप छोड़ देते हैं धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती है, राइट। तो आरंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो गया। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना भी मैंने बताया था 0 है, तो u आप 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हट जाएगा, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये बॉल है और ये जो पूरी हाइट है वो कितनी है? हाफ जी टी स्क्वायर है। ये पूरी हाइट हाफ जी टी स्क्वायर है। तो ये पूछ रहा है कि पूरा गिरने में, यहाँ तक आने में t टाइम लग रहा है, तो t/2 समय में ये बॉल कितनी ऊंचाई पर होगी, कितनी हाइट पर होगी। तो देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप ये वाली दूरी निकाल सकें। आप जो फॉर्मूला है उससे कौन वाली दूरी निकाल सकते हैं? ये निकाला जा सकता है कि t/2 सेकंड में ये बॉल यहां से छोड़ने पर कितनी दूरी तय करेगा। तो ये x आप निकाल सकते हैं। उस समय अगर आपसे आप ऊंचाई पूछे तो क्या करेंगे? पूरी ऊंचाई h में से x माइनस कर देंगे, तो उस टाइम बॉल की जमीन से कितनी ऊंचाई है वो निकल जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना होगा? x फाइंड आउट करना होगा, फिर उसको h में से माइनस कर देंगे। तो चलिए पता करते हैं कि x कितना है। तो x इज इक्वल टू u t के जगह पे t/2, राइट, और हाफ g t/2 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके कितना हो जा रहा है? ये टर्म तो 0 हो गया, हट गया, बचा सिर्फ हाफ g t स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो इस 1/4 को हमने अलग लिख लिया। ये अगर आप मान देखेंगे तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, और h इंटू 1/4 h/4 हो गया। तो जब आप बॉल को आपने छोड़ा तो t/2 सेकेंड में वो कितनी नीचे गिरा है? h/4 दूरी तक गिरा है। पूरी ऊंचाई कितनी है? h है। तो h/4 दूरी तक, ऊपर से नीचे है h/4 दूरी, तो नीचे से ऊपर कितनी हो जाएगी? h, और उसमें से माइनस कर देंगे h/4, कितना बचेगा? ये जो डिस्टेंस होगा यानी कि t/2 सेकेंड में बॉल की जमीन से यानी ग्राउंड से जो हाइट है वो हो जाएगी h माइनस h/4 यानी कि 3h/4, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को फेंकने पर वह 4 सेकंड में अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, वापस धरती पर आने में उसे कितना समय लगेगा? बॉल when thrown upward takes 4 seconds to attain maximum height. What will be the time taken by it to come back to the ground? ठीक है, वापस से ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे याद रखना है कि एक बॉल जो है ऊपर जाने में जितना, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो ऊपर जाने में जितना टाइम लगाती है उतना ही टाइम नीचे आने में लगाती है। ठीक है, तो ऊपर जाने में 4 सेकंड, तो नीचे आने में 4 सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, किसी गेंद को किस वेग से ऊपर फेंका जाए कि वह 160 मीटर की दूरी तय करे? व्हाट विल बी द required velocity to throw a ball with so that it covers a height of 160 meter? तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉल को जब आप फेंकेंगे तो फाइनली ऊपर जाके तो रुक जाएगी, और रुकने के बाद फिर तुरंत नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं कि ऊपर ही रह जाएगी। टॉम एंड जेरी में जैसा होता था। तो v को 0 पुट कर दिया तो ये हो गया आपका 2gh, इधर आ गया, माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 2gh हो गया। वैल्यू पुट कीजिए, 2g का वैल्यू 9.8 इंटू h कितना है भाई? h है 160। सॉल्व करके कितना आएगा? सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 19.6, 10 से मल्टीप्लाई होगा। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 और 4 56। तो 56 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसको फेंकना पड़ेगा, तब जाके ये 160 मीटर जाएगा। अगर इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो कितने से 18/5 से गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये स्पीड कितनी ज़्यादा है।
तो क्वेश्चन 8 को कुछ इस तरह से कर दिया जाए, आई थिंक इसमें इट नीड्स करेक्शन। इस तरह से कर दिया जाए कि किसी गेंद को अगर 56 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में वो कितना समय लेगी। इसको नाउ कैसे बनाएंगे हम लोग? क्या करना है इसमें, v इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा देना है। v कितना, आप गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जाके उसका वेग 0 हो जाएगा, तो v को 0 पुट कर दिया। u आप किस वेग से फेंक रहे हैं, 56 से, और इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए g नीचे चला जाएगा, और g क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 लेना, तो 10 ले लिया, तो 56/10 5.6 आ गया आंसर। यानी कितना टाइम लगेगा, 5.6 सेकेंड लगेगा। तो क्वेश्चन तो इसमें अगर आप पूछें कि इतना क्वेश्चन काफ़ी है, तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी कवर किए इन क्वेश्चंस के थ्रू, तो उससे अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपने कॉन्सेप्ट को समझा, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप, तो थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन भी होगा तो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, आप देख रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू अगेन।